हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेज। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से हम वाइटल साइन के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। वाइटल साइन से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज आते हैं या फिर जो भी नर्सिंग की पॉइंट्स या नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिनके ऊपर एमसीक्यू आने के चांसेस होते हैं वो सारे हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी सीरीज की कंटिन्यूएशन के अंदर आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पल्स ऑक्सीमीट्री। पल्स ऑक्सीमीट्री के बारे में हम आज स्टडी करेंगे। जैसा कि आप सब इमेज में, स्क्रीन पे इमेज में देख पा रहे हैं, एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या है, उसी इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर। ये जो आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं उसे बोलते हैं पल्स ऑक्सीमीटर। ठीक है, तो नॉर्मली ये क्या है, एक नॉन इन्वेसिव टेस्ट है जो क्या बताता है, आपको ऑक्सीजन सेचुरेशन बताता है। आपकी बॉडी के अंदर, आपके ब्लड के अंदर कितना परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन है, उसके सेचुरेशन को ये उसके बारे में आपको डिटेल्स प्रोवाइड करता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 93% SpO2। 93% SpO2 का मतलब है 93% सेचुरेशन है। ठीक है, 93% हीमोग्लोबिन, बॉडी का जो 93% हीमोग्लोबिन है उसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपर अमाउंट के अंदर है। और नेक्स्ट 73 बता रहा है, वो आपको बता रहा है पल्स रेट। पल्स रेट, और ये है आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन। पल्स रेट एंड ऑक्सीजन सेचुरेशन, इसके बारे में ये बता रहा है। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं अपन। पल्स ऑक्सीमीट्री। तो पल्स ऑक्सीमीट्री की बात करें तो पल्स ऑक्सीमीट्री क्या है, एक नॉन इन्वेसिव टेस्ट है जो क्या करता है, आपको ऑक्सीजन सेचुरेशन के बारे में, आपके ब्लड के अंदर कितना ऑक्सीजन का सेचुरेशन है उसके बारे में ये क्या करता है, बताता है। तो ये क्या है, नॉन इन्वेसिव टेस्ट। नॉन इन्वेसिव टेस्ट का मतलब, ठीक है, तो टेस्ट होते हैं नॉर्मली दो प्रकार के होते हैं। नॉन इन्वेसिव टेस्ट, नॉन इन्वेसिव को बताता हूँ मैं सबसे पहले। नॉन इन्वेसिव टेस्ट का मतलब है कि आप बॉडी को कहीं से भी कुछ भी डैमेज नहीं करोगे। डैमेज करने का मतलब है कि आप टिश्यूज़ के अंदर कोई ट्रॉमा नहीं करोगे, टिश्यूज़ को पेनिट्रेट नहीं करोगे, चाहे किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, चाहे नीडल हो, चाहे कुछ भी हो, उसके थ्रू आप बॉडी की टिश्यूज़ की नॉर्मल एनाटॉमी के साथ आप कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे। तो वो होते हैं हमारे नॉन इन्वेसिव टेस्ट। जैसे कि बीपी मेजर करना, तो उसकी कोई एनाटॉमी में चेंज नहीं होता। ठीक है, पल्स चेक करना, रेस्पिरेशन चेक करना, पल्स ऑक्सीमीट्री चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो एक नॉन इन्वेसिव है। इसमें क्या करना है, सिंपली जो फिंगर है, जो भी पेशेंट है उसका फिंगर है, उसे क्या करना है, हमें इस सेंसर के अंदर लगाना है। इससे जिससे क्या करेगा, एक लाइट होती है इसके अंदर, वो रेड लाइट के, वो रेड कलर की लाइट होती है, वो क्या करती है, आपकी जो सेचुरेशन है, जो ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन का सेचुरेशन है उसको मेजर करने के काम में आती है। ठीक है, तो ये क्या है, एक नॉन इन्वेसिव टेस्ट है। ठीक है, नॉट डैमेज बॉडी टिश्यू, नॉट कॉज एनी डैमेज, not cause any damage to body tissues, कि बॉडी के टिश्यूज को ये कोई डैमेज नहीं कर रही है जी। ठीक है, लेकिन वही इन्वेसिव टेस्ट की अगर आप बात करोगे, ठीक है, वहीं अगर आप इन्वेसिव टेस्ट की बात करो, इन्वेसिव टेस्ट, अगर स्टूडेंट्स आप इन्वेसिव टेस्ट की अगर आप बात करोगे तो ये क्या करता है, ट्रॉमा कॉज करता है। ट्रॉमा कॉज कर सकता है, या फिर एक जो बोलते हैं ना, पर्पजफुली हम क्या कर रहे हैं, बॉडी की एनाटॉमी के अंदर कोई भी चेंजेज कर रहे हैं। ठीक है, कॉज टिश्यू डैमेज, कॉज टिश्यू डैमेज। टिश्यू डैमेज कैसे कॉज कर, जैसे कि मान लीजिए ब्लड सैंपलिंग है, ब्लड सैंपलिंग है, तो वो क्या है, एक इन्वेसिव टेस्ट है। ठीक है, ब्लड सैंपलिंग एक इन्वेसिव टेस्ट क्यों है, क्योंकि क्या करेंगे अपन, एक टिश्यू ट्रॉमा करके एक नीडल पंचर, अपनी जो वेन है उसको पंचर करके वहाँ से एस्पिरेट करेंगे ब्लड को। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अपने जो टिश्यू है, वेन के जो टिश्यू है वो क्या होते हैं, नीडल की वजह से क्या होते हैं, ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं। तो ये होते हैं हमारे इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव टेस्ट। नेक्स्ट है कि जो पल्स ऑक्सीमीट्री है, जो ऑक्सीजन सेचुरेशन, तो ऑक्सीजन सेचुरेशन का जो नॉर्मल लेवल होता है स्टूडेंट्स, वो कितना होता है, 95 से लेकर के 100% तक वो नॉर्मल होता है। ठीक है, 95 से लेकर के 100% तक ऑक्सीजन का सेचुरेशन है वो क्या होता है, नॉर्मल होता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, इट इज़ नॉट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सेचुरेशन और ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पर मिक्स मत कीजिएगा दोनों चीज़ों को। ठीक है, ऑक्सीजन सेचुरेशन, ऑक्सीजन सेचुरेशन और पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये दोनों चीज़ें क्या हैं, अलग अलग है। ये दोनों चीज़ें क्या हैं स्टूडेंट्स, अलग अलग है।
ठीक है। तो ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो तो क्या बताता है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन दैट कैरी द एडिक्वेट ऑक्सीजन, ठीक है, परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन, परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन दैट कैरी द ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को कैरी करता है। और इसका नॉर्मल लेवल कितना होता है स्टूडेंट्स, 95 to 100% तक इसका क्या होता है, नॉर्मल लेवल होता है। तो ऑक्सीजन सेचुरेशन, जब भी आप आईसीयू वगैरह वार्ड के अंदर ड्यूटी करोगे तो सिचुएशन के अंदर नॉर्मली वाइटल साइन चेक करेंगे। वाइटल साइन में हम देखेंगे पल्स ऑक्सीमीटर के थ्रू हम क्या करते हैं, SpO2 और ये चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन SpO2 का मतलब होता है सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का तो सेचुरेशन है वो कितना होना चाहिए, 95 से लेकर के 100 के बीच में, इस रेंज के अंदर होना चाहिए, ठीक है। और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की अगर आप बात करोगे स्टूडेंट, तो वो होता है आपका 80 to 100 पार्शियल प्रेशर ऑफ Hg, mm ऑफ Hg, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, PO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, और ये होता है आपका SpO2, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि SpO2 और PaO2 के अंदर क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि जब भी मान लीजिए किसी भी सिचुएशन के अंदर या जब आप पल्स ऑक्सीमीट्री कर रहे हो या पल्स ऑक्सीमीटर के थ्रू पेशेंट का ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो चेक कर रहे हो, उस सिचुएशन में आप देखते हो कि पेशेंट का ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो लो है, तो उस सिचुएशन के अंदर हमें क्या करना है, पेशेंट को डीप ब्रीथिंग टेक्निक्स बताती हैं, ठीक है। डीप ब्रीथिंग टेक्निक हमें क्या करनी है, पेशेंट को बतानी है। डीप ब्रीथिंग टेक्निक के थ्रू क्या होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन है उसको इनहेल करेगा तो उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल है वो क्या हो जाएगा, वो इम्प्रूव हो जाता है। यहाँ पर डीप ब्रीथिंग टेक्निक हम कौन सी दूसरी जगह काम में लेते हैं, ठीक है। सबसे कॉमन जो चीज़ें हम अब तक पढ़ चुके हैं उसमें अपना पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर ड्यूरिंग एब्डोमिनल और थोरेसिक सर्जरीज के अंदर, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर हम पेशेंट को एजुकेट करते हैं कि आपको डीप ब्रीथिंग करनी है, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज करनी है। क्यों करनी है, टू प्रिवेंट द पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन लाइक एटिलेक्टेसिस। एटिलेक्टेसिस जैसे कॉम्प्लिकेशन है उनको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर हमें क्या करना है, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज करनी है। नेक्स्ट देखते हैं की पॉइंट, ठीक है। नर्सिंग की पॉइंट की जब वार्ड में हम ड्यूटी कर रहे हैं, जो नर्सिंग ऑफिसर हम ड्यूटी कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन उस कंडीशन उस सिचुएशन के अंदर हमें SpO2 यानी कि जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है, पल्स ऑक्सीमीट्री अगर हमें करने के लिए बोला गया तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। तो पहला है कि SpO2 प्रोब है उसको अप्लाई कहाँ करना है। जो ये आप देख रहे हो इमेज में, आप जो देख रहे हो ये जो अपना सेंसर है, ठीक है, ये जो सेंसर है, ये जो मशीन है, ये छोटी सी, इसको अप्लाई कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले होना चाहिए वेस्कुलर एरिया, कि ऐसे एरिया में हमें क्या करना है, इसको अप्लाई करना है जहाँ पर ब्लड सप्लाई क्या हो, ज़्यादा हो, ताकि ईजिली वहाँ पर जो सेंसर है वो जो इसमें जो लाइट रेज आएंगी, ठीक है, इसके अंदर जो रेड कलर की लाइट रेज होती है वो क्या करती है, आपकी स्किन को क्या करती है, परमेबल करके स्किन को मतलब क्या बोलते हैं, स्किन को वो करके पार कर करके ये क्या करेंगी फिर जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है, जो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर जो कितना परसेंटेज ऑक्सीजन है उसका पता लगाती हैं। तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा वेस्कुलैरिटी होगी वहाँ पर इजीली ये क्या कर पाएगा, पता लगा पाएगा। नेक्स्ट वन है पल्सेटाइल एरिया, ठीक है। तो पल्सेटाइल एरिया, जहाँ पर पल्सेटाइल एरिया वो एरिया है जहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट, नॉर्मली क्या होता है पल्सेटाइल एरिया के अंदर क्या रहता है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा पल्सेशन आ रहे हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा जहाँ पल्स आ रही है वहाँ पर हमें क्या करना है, इसको अप्लाई करना है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फिंगर एक हम अप्लाई कर सकते हैं पल्स, हाँ, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पल्सेटाइल आ रहे हैं, पल्सेशन है वहाँ पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम कर सकते हैं फिंगर टिप में, फिंगर टिप पे अप्लाई किया जा सकता है, चाहे वो पैर की उंगली हो चाहे वो हाथ की उंगली हो, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें आप जैसे कि इमेज में देख पा रहे हो इसी तरीके से हमें क्या करना है, अप्लाई करना है, ठीक है। फिंगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है, इसी तरीके से हमें अप्लाई करना है। और दूसरी जगह जहाँ पर हम बात करें तो ईयर लॉब्स, मान लीजिए किसी पेशेंट को दोनों हाथों के अंदर प्लास्टर हो रखा है, दोनों पैरों के अंदर प्लास्टर हो रखा है, तो वहाँ उस सिचुएशन के अंदर हमें कहाँ अप्लाई करनी है, तो उस सिचुएशन के अंदर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, पेशेंट की ईयर लॉब्स को यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर क्या है बहुत ही वेस्कुलर एरिया है और ईजिली वहाँ पर आप इसको अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट वन है टॉस, मोस्ट कॉमनली ये बच्चों में यूज किया जाता है, चाइल्ड एंड इन्फेंट्स में ये यूज़ किया जाता है, ठीक है।
आप देखोगे मोस्ट कॉमनली जब भी आप पीडियाट्रिक या NICU के अंदर जाओगे, पीडियाट्रिक ICU के अंदर जाओगे, तो वहाँ पर आप देखोगे कि बच्चों के पैरों पे इस पल्स ऑक्सीमीटर की जो प्रॉब होती है उसको अप्लाई किया हुआ होता है नॉर्मली क्योंकि बच्चे क्या करते हैं जल्दी से इसको हटा लेते हैं, उनको इससे इरिटेशन होती है, उस वजह से वो क्या करते हैं हटा लेते हैं। तो इसलिए इनको बार बार इसको डिटेचमेंट को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको टोज पे अप्लाई कर सकते हैं। एक दूसरी साइट रहती है, वो रहती है अपनी नोज। आप नोज पे भी इसको अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वही है कि आपको सबसे पहले नॉर्मली हमें क्या करना है, फिंगर टिप का यूज़ करना है। फिंगर टिप के बाद अगर हमें टोज है, नोज है, ईयर लोब है, उनका यूज़ करना है। बट जो प्रायोरिटी वाली साइट रहेगी वो रहेगी आपकी फिंगर टिप्स। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास MCQ क्या आएगा, यहाँ पर MCQ आ सकता है आपके पास कि साइट फॉर द एप्लीकेशन ऑफ साइट फॉर द एप्लीकेशन ऑफ किस चीज़ का एप्लीकेशन, SpO2 प्रोब। SpO2 प्रोब को अप्लाई करने की साइट कौन कौन सी है। अब A B C D 4 ऑप्शन में 4 अलग अलग ऑप्शन देगा, जिसमें से एक ऑप्शन होगा वो राइट होगा। तो आपको ये है हमारी इनडायरेक्टली आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो अभी हमने पढ़ा है वो क्या है, साइट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ SpO2 प्रोब। साइट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ SpO2 प्रोब की SpO2 प्रोब को अप्लाई करने की जो साइट है वो ये है जो मैंने बता दी आपको। नेक्स्ट वन है SpO2 प्रोब क्या करती है, ये क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन को क्या करती है, असिस्ट करती है कि बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर कितना ऑक्सीजन है वो कैरी किया हुआ है। ठीक है, तो वो ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन को क्या करती है, कैरी करती है। ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन को क्या करती है, कैरी करती है। ठीक है, तो कोई आपसे पूछे कि पल्स ऑक्सीमीट्री से हम क्या देखते हैं कि भाई कितना परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन है उसने ऑक्सीजन कैरी कर रखा है। ठीक है, वो हम देखते हैं पल्स ऑक्सीमीट्री के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट है कि आप जो पल्स ऑक्सीमीट्री चेक कर रहे हो, पल्स ऑक्सीमीट्री कर रहे हो, तो उसको कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। ठीक है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो पल्स ऑक्सीमीटर की जो लाइट है उसके ट्रांसमिशन को क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। मोस्ट है, MCQ आ सकता है और बहुत बार MCQ पूछा भी गया है। ठीक है, फर्स्ट वन है सेंसर मूवमेंट। आपने जो सेंसर अप्लाई किया है, एक सेकंड देखिए आप, ये जो आपने अप्लाई किया है, ये मशीन अगर बार बार हिल रही है, जिस भी साइट पर आपने अप्लाई किया और वहाँ पर अगर ये बार बार हिल रही है, तो ये बिल्कुल भी ऑक्सीजन सेचुरेशन है उसको प्रॉपरली मेजर नहीं कर पाएगी, बिल्कुल भी मेजर नहीं कर पाती है। ठीक है, प्रॉपरली मेजरमेंट नहीं हो पाएगा। तो सेंसर की मूवमेंट, अगर जितने ज़्यादा मूवमेंट होंगे तो सेंसर जितना ज़्यादा सेंसर हिलेगा उतनी ज़्यादा रीडिंग है वो क्या रहेगी आपकी, इनएडिक्वेट रहेगी, अनरिलायबल रहती है। नेक्स्ट वन है नेल पॉलिश। नॉर्मली इसीलिए बोला जाता है कि जब भी हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं या फिर जैसे भी आप ऑपरेशन थिएटर के लिए जा रहे हैं तो आपको अपने हाथों पे मेहंदी और नेल पॉलिश नहीं लगानी है। रीज़न क्या है, क्योंकि SpO2 प्रोब जब हम अप्लाई करते हैं तो उससे ये नेल पॉलिश और ये जो मेहंदी, ठीक है, नेल पॉलिश और हीना मेहंदी, ठीक है, हीना जो मेहंदी होती है, ये क्या करती है, जो लाइट के ट्रांसमिशन है, SpO2 प्रोब के अंदर जो लाइट ट्रांसमिशन होती है, रेड कलर की लाइट होती है, ठीक है, जो लाइट ट्रांसमिशन है, जो लाइट का ट्रांसमिशन है उसको क्या करती है, ब्लॉक करती है। लाइट के ट्रांसमिशन को ये क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है। अब नेल पॉलिश और मेहंदी लगा रखी है हाथ के ऊपर, हाथ की जो उंगली है उनके ऊपर, जो फिंगर टिप है उनके ऊपर आपने लगा रखी है, तो लाइट है वो ट्रांसमिट नहीं हो पाएगी। लाइट ट्रांसमिट नहीं होगी तो पल्स ऑक्सीमीट्री के थ्रू आप क्या नहीं कर पाओगे, इसको चेक, ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो चेक नहीं कर पाओगे। तो आपको ध्यान रखना है कि हमें क्या है, पेशेंट के हाथों पर कभी भी नेल पॉलिश नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वन है एनीमिया। एनीमिया अगर रहेगा तो हीमोग्लोबिन कम है, हम असिस्ट क्या कर रहे हैं, पल्स ऑक्सीमीट्री के थ्रू हम असिस्ट क्या कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर लाइन लिखी हुई है, हाईलाइट की हुई है कि ऑक्सीनेटेड हीमोग्लोबिन। अब अगर एनीमिया है तो एनीमिया में क्या है, डिक्रीज हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन डिक्रीज हो गया, हीमोग्लोबिन डिक्रीज हो गया तो क्या होगा, पल्स ऑक्सीमीट्री है वो आपके ठीक से नहीं आ पाएगी क्योंकि वहाँ पे हीमोग्लोबिन ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वन है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन एक ऐसा फैक्टर है जो क्या करता है, पल्स ऑक्सीमीट्री को रीडिंग को ना अनरिलायबल बना देता है, क्योंकि BP बहुत ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्पीड से ब्लड का जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, ब्लड का जो प्रेशर होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, उस वजह से वहाँ पे रीडिंग है वो रिलायबल नहीं होती है। नेक्स्ट वन है पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज। पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज में अब देखो कार्डियक डिजीज हो सकती है, कार्डियक डिजीजेज हो सकती है। वेस्कुलर डिजीज में आप बात करोगे तो बर्गर्स डिजीज आपने नाम सुना होगा,
बर्गर्स डिजीज। ये डिजीज इनके अंदर क्या होता है, नॉर्मली जो अपनी फिंगर टिप्स होती हैं, जो फिंगर टिप्स होती हैं हाथ की, उनमें क्या होता है, स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, उनके अंदर क्या होता है, वेस्कुलरिटी है वो इम्पेयर्ड होती है, इम्पेयर्ड होने की वजह से वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है। तो वेस्कुलरिटी इम्पेयर्ड होगी तो क्या होगा, आपकी जो पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज है जिसके अंदर क्या हो रहा है, वेस्कुलरिटी इम्पेयर्ड हो रही है, वेस्कुलरिटी इम्पेयर्ड होगी स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर आप क्या देखोगे, वहाँ पर आपकी जो पल्स ऑक्सीमीट्री रीडिंग है वो नहीं आ पाएगी। क्यों? क्योंकि हमें सबसे पहले यही ढूंढना है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा वेस्कुलरिटी हो वहाँ पर ही हमें उस प्रॉब को अप्लाई करना। अब अगर फिंगर्स में अप्लाई कर रहे हो, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज है पेशेंट को, उस सिचुएशन के अंदर पल्स ऑक्सीमीट्री सही आ ही नहीं सकता है। आई होप आप लोगों को ये फैक्टर समझ में आए होंगे कि कौन कौन सी साइट्स हैं पल्स ऑक्सीमीट्री को अप्लाई करने की, पल्स ऑक्सीमीट्री प्रॉब को अप्लाई करने की, और कौन कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं जो पल्स ऑक्सीमीट्री प्रॉब के एप्लीकेशन को या फिर पल्स ऑक्सीमीट्री को अफेक्ट करते हैं, उसकी रीडिंग को अफेक्ट करते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पल्स ऑक्सीमीट्री रीडिंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप मान लीजिए आप SpO2 चेक कर रहे हो, पल्स ऑक्सीमीट्री चेक कर रहे हो, ठीक है, पल्स ऑक्सीमीट्री आप जब भी चेक कर रहे हो तो उस सिचुएशन के अंदर हमें ध्यान रखना है कि अगर नॉर्मल पल्स ऑक्सीमीट्री कितना था, 95 to 100%। अगर किसी पेशेंट का पल्स ऑक्सीमीट्री की जो पल्स ऑक्सीमीटर या SpO2 की जो रीडिंग है वो 90% से लोअर आ जाती है, अगर 90% से लोअर आ जाती है तो उस सिचुएशन के अंदर हमें क्या करना है, इन्फॉर्म इमीडिएटली टू द डॉक्टर, इन्फॉर्म इमीडिएटली टू द डॉक्टर, इमीडिएटली टू द डॉक्टर। डॉक्टर को हमें क्या करना है, इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है। ठीक है, डॉक्टर को हमें क्या करना है, इमीडिएटली डॉक्टर को हमें क्या करना है, इन्फॉर्म करना है, ताकि जो भी इंटरवेंशंस करने हैं कि पल्स ऑक्सीमीटर SpO2 डिक्रीज क्यों हो रहा है, BP की वजह से या कोई और अदर डिसऑर्डर है जिसकी वजह से जो SpO2 है वो डिक्रीज हो रहा है, उसको मेंटेन या उसको ट्रीट किया जा सके। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कि जब आप किसी पेशेंट की केयर कर रहे हो और आप देख रहे हो, मान लीजिए पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट के अंदर आप काम कर रहे हो, वहाँ पर आपने देखा कि एक जो पेशेंट है वो जनरल एनेस्थीसिया के बाद रिकवर होने की कोशिश कर रहा है, और देख आपने उसको ऑब्जर्वेशन शुरू किया और आपने देखा कि पेशेंट का जो ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल है वो क्या चला गया, 90 से नीचे चला गया। तो इमीडिएटली हमें क्या करना है, एनेस्थेटिस्ट को हमें क्या करना है, इन्फॉर्म करना है, ताकि वो उस जो SpO2 प्रोब है उसके डिक्रीज होने के कारण का पता लगाएंगे और कारण का पता लगा करके उस कारण को दूर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एक MCQ है, आज की इस क्लास को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक MCQ ऐड किया गया है। ठीक है, इसमें देखो MCQ अंदर बताया गया है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर है, ए पेशेंट इज अराइव फ्रॉम द ऑपरेशन थिएटर एट 1 PM, कि 1 बजे एक पेशेंट है, दोपहर के 1 बजे एक पेशेंट है वो आया है। ठीक है, और नर्स क्या कर रही है, उसके वाइटल साइंस मॉनिटर करनी है। ठीक है, मतलब पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर वो आ गया है और वहाँ पर नर्स क्या कर रही है, उस पेशेंट के वाइटल साइन है वो क्या कर रही है, ऑब्जर्व कर रही है, उनको मॉनिटर कर रही है। तो जैसे ही पेशेंट आया 1 बजे तो तुरंत नर्स ने क्या किया, 1 बजे पेशेंट के वाइटल साइन चेक किया। तो वाइटल साइन चेक कर रही थी नर्स, जब नर्स ने 1 बजे वाइटल साइन चेक किए तो टेम्परेचर कितना मिला नर्स को, 98.9 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.9 डिग्री फ़ारेनहाइट मिला। ठीक है, और हार्ट रेट कितनी मिली, 98 बीट पर मिनट मिली। ठीक है, और उसके बाद जो रेस्पिरेटरी रेट है वो कितनी थी, 14 ब्रीथ पर मिनट, रेस्पिरेटरी रेट है 14 ब्रीथ पर मिनट है। ठीक है, 14 ब्रीथ पर मिनट है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि ब्लड प्रेशर, नर्स ने आते ही ब्लड प्रेशर भी चेक किया पेशेंट का, तो पेशेंट का ब्लड प्रेशर था 142/78 mm ऑफ Hg, 78 mm ऑफ Hg हो गया ये। ठीक है, और उसके बाद नर्स ने SpO2 प्रोब अटैच की और पल्स ऑक्सीमीट्री की, तो कितना परसेंटेज मिला, 95% हमें देखने को मिला। ठीक है, तो ये हैं सारे डाटा कितनी बजे के, 1 बजे के। तो इनको एक बार अपन सिंप्लीफाई तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर कितना था, 98.9 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है भाई, 1 PM की बात चल रही है। ठीक है, उसके बाद है आपका, उसके बाद है हार्ट रेट। हार्ट रेट को लिखते हैं HR। हार्ट रेट कितना है, 98 बीट पर मिनट। उसके बाद आपका रेस्पिरेटरी रेट RR, रेस्पिरेटरी रेट कितना है पेशेंट का, 14 ब्रीथ पर मिनट। उसके बाद क्या दिखा है, क्या दिया हुआ है, BP। उसके बाद दिया हुआ है ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर कितना है, 142
पेशेंट का बीपी कितना दिया हुआ है 142/78 mm ऑफ Hg और SpO2 और पेशेंट का SpO2 दिया हुआ है 95%। तो ये डाटा हमें क्वेश्चन के अंदर मिल चुके हैं। ठीक है कि 1 बजे हमने आते ही चेक किया, एक बजे एक पेशेंट है वो पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट के अंदर आपके पास एक नर्स के पास आया और नर्स ने आते ही उसके वाइटल साइन चेक किए। नर्स बहुत समझदार है इसलिए उसने आते ही वाइटल साइन चेक कर लिए। ठीक है, तो नर्स ने देखा कि ये डाटा नर्स को मिल गए। अब उसके बाद क्या हुआ, पेशेंट के SpO2 के अंदर आने लगे चेंजेज। ठीक है, बीपी वगैरह सारी चीज़ें डिटोरिएट होने लगी। तो नर्स ने क्या किया 1:30 PM पे दोबारा चेक किए। 1:30 PM पे नर्स ने क्या किया दोबारा से पेशेंट के वाइटल साइन चेक किए। तो अब नर्स को क्या मिला, देखो टेम्परेचर कितना हो गया पेशेंट का, ठीक है 98.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, और पल्स कितनी आ गई 118 बीट पर मिनट आ गई। रेस्पिरेटरी रेट कितना हो गया पेशेंट का 18 बीट ब्रीथ पर मिनट आ गया। ठीक है, और बीपी कितना हो गया, बीपी हो गया कम 95/54 mm ऑफ Hg और SpO2 देखो SpO2 चला गया पेशेंट का 92% के ऊपर। ठीक है 92% के ऊपर। अब इसमें हमें क्या करना है, इन सारे डाटाज को हमें स्टडी करके ये पता लगाना है कि पेशेंट को हुआ क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर तो है नॉर्मल रेंज के अंदर है। 97 से लेकर के 99.2 डिग्री 90.2 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हमने क्या किया था, 99 तक हमने क्या माना था, नॉर्मल माना था। ठीक है, एक नॉर्मल रेंज मानी थी हमने। ठीक है, 36 से 37 पॉइंट समथिंग तक तो जो भी एग्जैक्ट वैल्यू थी उसके अंदर क्या था, नॉर्मल रेंज थी। पल्स की बात करो तो पल्स हमने बोला था कि भाई पल्स है नॉर्मली इस साइड तो नॉर्मल है, 1 बजे तो नॉर्मल थी, पल्स भी नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो पेशेंट को क्या देखने को मिल रहा है, टेकीकार्डिया देखने को मिल रहा है। टेकीकार्डिया। रेस्पिरेटरी रेट की बात करें स्टूडेंट, तो रेस्पिरेटरी रेट स्टूडेंट्स क्या है, रेस्पिरेटरी रेट तो है नॉर्मल 12 से 20 के बीच होनी चाहिए, तो हमारी 18 है तो ये नॉर्मल है, इसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक तो दिक्कत ये कर रही है हमें। ठीक है, इधर वाले सारे डाटा जो 1 बजे डाटा थे वो सारे सही है, सारे एकदम नॉर्मल रेंज के अंदर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत आई, पहली दिक्कत आ गई हमारी पल्स के अंदर कि पल्स है वो क्या हो गई, टेकीकार्डिया कर दिया। बीपी कितना हो गया, SpO2 प्रोब भी लो है। ठीक है, SpO2 सेचुरेशन ऑक्सीजन है वो भी लो है, क्योंकि ये नॉर्मल कितना होता है 95 टू लेकर के 100 डिग्री और 100% तक ये होता है। ठीक है, और ब्लड प्रेशर कितना लो हो गया 95 से लेकर के 54 mm ऑफ Hg। ये आपको कोज कर रहा है हाइपोटेंशन। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हाइपोटेंशन एंड टेकीकार्डिया, ये डायरेक्टली आपको बता रहे हैं सर्कुलेटरी, ये डायरेक्टली हमें बताएंगे, क्या बताएंगे, चेंजेज इन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, पेशेंट के अंदर कहाँ चेंजेज आएंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर एक सर्जरी के बाद सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या चेंज आ सकते हैं और कैसे चेंज आ सकते हैं। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है हेमरेज, हो सकता है पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग। पेशेंट को क्या हुआ है, उसका पेशेंट का एग्जैक्ट डायग्नोसिस क्या होगा इसमें। ठीक है, अब सर्कुलेटरी सिस्टम में चेंजेज आने के लिए क्या होगा, हेमरेज होगा, ब्लीडिंग हुई होगी पेशेंट को। ठीक है, उसी वजह से चेंजेज हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग, पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग इसका राइट आंसर है। कि भाई इस पेशेंट, जिस पेशेंट की हमने बात की है, जो MCQ हमने डिस्कस किया है, उस केस के अंदर पेशेंट को क्या हुआ है, पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग हो गई है। ठीक है, उस वजह से पेशेंट की बीपी और पल्स है वो डिटोरिएट हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट। आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया पल्स ऑक्सीमेट्री के ऊपर जो लेक्चर था वो आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में आपकी हेल्प करे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।